आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी के साथ बताना है कि आपने इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न को सही सही करने का प्रयास किया है। अक्सर आपने देखा होगा झीलों में या फिर तालाबों में आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर हरे कलर की काई जम जाती है, तो उस काई को हम लोग कहते हैं शैवाल। तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग किस रसायन का उपयोग करेंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा कॉपर सल्फेट। अगर आप पानी में कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो शैवाल या फिर पानी में आपको काई नहीं नजर आएगी। तो इसका फार्मूला होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट का। इसको भी आप लोग ध्यान। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर दिखता है। इन 4 दर्पण में से आपको पहचान करना है ऐसा कौन सा दर्पण है। इसका सही ऑप्शन होगा समतल दर्पण। जो आपके घरों में लगा होता है वो समतल दर्पण होता है, जिसे आप लोग शीशा भी कहते हैं। तो जैसे आप शीशे पे अपने आप को देखते हैं तो आपको अपना प्रतिबिंब जो है वो आभासी नजर आता है कि आप वहाँ पर स्वयं खड़े हैं, और सीधा नजर आता है। जैसे आपका सर ऊपर होता है, पैर नीचे होता है, तो वैसे आपको सीधा नजर आता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही दिखता है। जितने बड़े आप होते हैं उतने बड़े आप अपने समतल दर्पण पे दिखते हैं। लेकिन सीधा तो बनता है, लेकिन पार्श्व रूप से उल्टा ही बनता है। जैसे आप कोई प्रतिक्रिया करेंगे सीधे हाथ से तो आपको शीशे पे दिखाई पड़ेगी जैसे आप उल्टे हाथ से कर रहे हैं। अगर आप उल्टे हाथ से कोई प्रतिक्रिया करेंगे बाहर की ओर तो आपको शीशे में दिखाई पड़ेगी जैसे आप सीधे हाथ से कर रहे हैं। तो सीधा तो बनता है, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछता है कि उल्टा कैसे बनता है, तो ये पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, जल जनित रोगों के रोगजनक जीवाणुओं को मारने की प्रक्रिया जिसे अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। नीचे आपको इंग्लिश में लिखा मिल रहा है, तो इसे आप लोग नीचे से भी समझ सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर आप लोग आंसर की में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन लिखेगा रोगाणुनाशन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोगाणुनाशन कहलाती है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है शरीर का। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और रिक्त स्थान की जगह पर रखना है। वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या आप सही करेंगे यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन होगा वजन। शरीर का वजन वह बल है जिसके साथ पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करती है। देखिए वेट का फार्मूला क्या होता है, वेट या फिर वजन का फार्मूला क्या होता है, वेट बराबर होता है mg के, और m क्या है यहाँ पर मास है, और g क्या है ग्रेविटी है। ग्रेविटी क्या है, पृथ्वी का आकर्षण बल है। तो वजन आपका मास और ग्रेविटी के मल्टीप्लाई से बनता है। तो अगर आपसे कोई आपका वजन पूछता तो आप क्या कहते हैं कि हम 60 किलो के हैं, जो कि आप बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि वजन एक बल है और बल की यूनिट किलो नहीं होती है, बल की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर आपसे कोई आपका वजन पूछता है तो हमेशा बताइए कि आप 60 न्यूटन के हैं। आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी लग रही है, और ग्रेविटी लग रही है तो आपका वजन जो होगा न्यूटन में निकलेगा। तो वेट को आपको न्यूटन बताना है। लेकिन अगर कोई आपसे द्रव्यमान आपका पूछता है तो उस वजन में आपको ग्रेविटी का भाग करना होगा, तब आपका द्रव्यमान निकलेगा। और ग्रेविटी मतलब जी का मान आपने देखा होगा कि 9.8 या फिर 10 होता है, तो 10 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 6 kg। ये 6 kg जो आपका निकला ये आपका मास निकला, और मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप यहाँ पर रहिए पृथ्वी पर या फिर चंद्रमा में चले जाइए, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होगा। हमेशा चेंज क्या होगा, आपका वेट हमेशा चेंज होगा, क्योंकि जी का मान चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज होगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका अगर कोई आपका वजन पूछता है तो आप 60 न्यूटन के बताएंगे, या फिर जितने किलो के हैं आप उसको न्यूटन में आपको बताना होगा। जब आपका कोई द्रव्यमान पूछेगा तब आप केजी में बताएंगे आप। 5वां क्वेश्चन है, समुद्र में उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य का, चंद्रमा का या फिर मंगल का। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए वैसे सूर्य का भी लगता है, लेकिन सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर है और चंद्रमा नज़दीक पर है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ज़्यादा लगता है और सूर्य का कम लगता है। लेकिन अगर आपको दोनों देता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों का, तो आप उस ऑप्शन को जाकर के टिक करेंगे। नहीं तो आपको अलग अलग देता है तो आप चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल को टिक करेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। यहाँ पर देखिए आपसे उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा की बात किया है। जब देखिए चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध पर होते हैं, ठीक है, 180 डिग्री पर होते हैं, तब उच्च ज्वार भाटा आता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है और सूर्य अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसलिए ज्वार भाटा जो आता है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्च ज्वार भाटा कब आएगा, जब तीनों एक सीध पर होंगे।
लेकिन जब तीनों 90 डिग्री पर होंगे तो यहाँ पर निम्न ज्वारभाटा आता है, क्योंकि सूर्य अपना इधर खींचने का प्रयास करता है, चंद्रमा इधर खींचने का प्रयास करता है, इसलिए निम्न ज्वारभाटा आता है। समुद्र की लहरों का ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे जाने को भाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, यदि कोई विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान आपको संभावता बताना है कितना हो सकता है। हमने आपको बताया था कि आपको अगर लिटमस पेपर की बात करें तो आप बीबी याद कर लीजिए। बीबी, बी मतलब होता है बेस, बेस हमेशा ब्लू करता है। ठीक है, बेस ब्लू कर रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है आपसे, नीला कर देता है। नीला मतलब कि ब्लू कर देता है, तो बेस ही ब्लू करेगा। बीबी हमने आपको याद कराया था। तो अगर बेस है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि 7 तो उदासीन होता है और 7 से कम वाले हमेशा एसिड होते हैं। तो 7 से ज़्यादा वाले आपको ऑप्शन में ढूंढने हैं, और 7 से ज़्यादा वाला सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है। तो आप किसको टिक करेंगे, 10 वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। तो आपको क्या याद करना है, बीबी याद करना है। बेस ब्लू करेगा तो एसिड रेड करेगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो एक ही आप याद कर लीजिए, बेस ब्लू करेगा तो बेस ने नीला कर दिया है, तो पीएच जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन और बनेगा, उसको बताने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई आपको बताना है। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और ज़्यादातर लोग सेल्सियस को सही करके चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। टेम्परेचर की एसआई इकाई जो है वो केल्विन है। ठीक है, ये तीसरा वाला ऑप्शन है। ये कई बार आपके एसएससी रेलवे में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। पिछले साल के एग्जाम से मैं आपको करा रहा हूँ, आने वाले एग्जाम की आपको तैयारी करनी है तो आपने पिछली बार जो गलतियाँ की हैं उस गलतियों से आपको सबक लेना है। पिछले बार ढेर सारे लोगों ने सेल्सियस लगा के आए थे। तापमान की एसआई इकाई जो होती है केल्विन होती है। 8वां क्वेश्चन है, 10 केजी द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान लिखा है ना, तब जाकर केजी का इस्तेमाल किया इसने। तो 10 केजी द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है। तो पिंड द्वारा गतिज ऊर्जा का मान आपको बताना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आपके पूछे जाते हैं और लगभग एक क्वेश्चन तो काइनेटिक एनर्जी से अवश्य मिलता है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 mv² के होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर 1/2 आप रखिए, m का मान कितना है 10 kg के है, और v² करना है तो 6×36 के कर दीजिए। तो 360/2 मतलब कि 180, और गतिज ऊर्जा जो होती है हमेशा जूल में होती है, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, मेंडलीव ने जब अपना कार्य शुरू किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। बताइए, मेंडलीव ने सबसे पहली व्यवस्थित पीरियड टेबल बनाई थी, और कब बनाई थी, 1869 में बनाई थी। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, और इस समय कितने तत्व हैं, 118 तत्व ज्ञात है। ठीक है, इस समय की बात करेंगे 118 तत्व हैं, लेकिन मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय 63 तत्व विद्यमान थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। बताइए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए आपने पढ़ी होगी सदिश राशियां और अदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। सदिश राशियों में परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है। तो आपको इसमें से अदिश राशि ढूंढनी है। ठीक है, इस तरह से आपसे ना पूछ करके, अदिश राशि ना पूछ करके आपसे उसकी डिफिनेशन से पूछने का प्रयास किया। देख सकते हैं सवाल को थोड़ा सा घुमाया है। सही ऑप्शनों का कार्य, कार्य एक अदिश राशि है, बाकी संवेग, बल और वेग जो है सदिश राशि हैं, इसलिए कार्य में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। ठीक है, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, या फिर बीमा नहीं होती, यूनिट नहीं होती। बताइए किसकी नहीं हो सकती है, घनत्व, द्रव्यमान, आपेक्षिक घनत्व या फिर दाब। देखिए काफ़ी लोग को घनत्व याद होता है, लेकिन वो घनत्व को आपेक्षिक घनत्व के तौर पर नहीं याद करते हैं, घनत्व को सही करके चले आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपेक्षिक घनत्व, या फिर कहीं पर लिख कर आएगा आपको सापेक्षिक घनत्व। तो सापेक्षिक घनत्व या फिर आपेक्षिक घनत्व जो होता है किसी के सापेक्ष निकाला जाता है। अगर आप किसी के सापेक्ष निकालेंगे तो उन दोनों की यूनिट जो होती है वो कट जाती है आपस में, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है आपेक्षिक घनत्व की या फिर सापेक्षिक घनत्व की, और बीमा भी नहीं होगी। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, जल्दबाजी में आप लोग घनत्व को सही करके आते हैं और पहले ऑप्शन में आपको घनत्व देगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपसे गलती कराने का प्रयास करेगा, लेकिन आप तीसरे ऑप्शन को टिक करिएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है,
दृढ़ ऊतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसके कारण से मोटी होती है? आपने पादप ऊतक पढ़ा होगा, वहाँ पर आपको पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, सेकेरेनकाइमा मिलेंगे। तो दृढ़ ऊतक मतलब होता है सेकेरेनकाइमा। तो सेकेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति जो होती है किस कारण से मोटी होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लिग्निन के कारण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे पिछले साल ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे, तो आपको अब की बार इनको तैयार करके चलना है। ठीक है, पादप ऊतक को आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल आपसे पूछने का प्रयास किया है। बताइए एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और सही ऑप्शन की ओर आप लोग जाने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन 64-20। ठीक है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एल्युमिनियम और निकिल में स्टील से ज़्यादा भी होती है। ठीक है, चलिए आपको सारणी में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये ध्वनि की चाल की सारणी है, जिसे आप लोग याद करने का प्रयास करिएगा। पिछले साल क्या किया था, एल्युमिनियम, निकिल, स्टील और लोहा में ध्वनि की चाल तो थी, उसको आरोही या अवरोही क्रम में सेट करने के लिए आपको दिया था। तो यहाँ पर देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होती है वो एल्युमिनियम में होती है। ठीक है, अब कोई भी भ्रम नहीं आपको होना चाहिए कि स्टील में सबसे ज़्यादा होती है, एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। 64-20 आंकड़ा आपको याद रखना है, इसलिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ और थोड़ा से फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है निकिल। निकिल में 60-40 होती है, मीटर पर सेकंड आगे आपको जोड़ना है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ध्यान रखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखिए स्टील आता है। स्टील पर होती है 59-60 और लोहा पर थोड़ा सा देखिए 40 कम होती है, 59-50 होती है। तो ये चार तो आपको ऊपर वाले हमेशा याद रखना है। एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा इस तरह आपको रखना होगा, एल्युमिनियम, निकिल, स्टील और आपको लोहा। ठीक है, ऐसे आपको क्रम सजाना होगा और आपको 64-20, 60-40, 59-60, 59-50 ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पीतल में होता है, कांच में होता है। तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल, उसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम जो होती है गैसों में होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, द्रव वाले का अलग ले लीजिए और गैस वाले का अलग ले लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग, और यहाँ पर द्रव में देख सकते हैं समुद्री जल में ध्वनि की चाल जो होती है वो ज़्यादा होती है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल ज़्यादा तेज जाती है ध्वनि, और आसुत जो आपका डिस्टल वाटर होता है उसमें कम होती है। एथेनॉल और मिथेनॉल में और भी कम होती है। लेकिन अगर गैसों की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, हीलियम उसके बाद आता है, फिर वायु में आता है। वायु की ध्वनि की चाल जो होती है 346 होती है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, 332 तो आपने पढ़ा होगा, तो 332 होती है किसमें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये लिस्ट जो आपको दिखाई जा रही है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो आपको मालूम है ना 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है चाल, ध्वनि की चाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाने पर। ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो उसी हिसाब से 332 से 330 से ये 346 हो गई। टेम्परेचर को हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया है। तो ठीक है, ये लिस्ट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां, ये 4 ऑप्शन दिए गए, की भित्ति में उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पर होती हैं, आंत्र में, पेट में, यकृत में, अग्नाशय में। देखिए यहाँ पर पेट लिखा गया, और पेट जो होता है हम ऐसा कहा जाता है किसे, अमाशय को कहा जाता है। जो खाना आपके ग्रास नली से जाता है, भोजन आप ग्रहण करते हैं तो ग्रास नली से सबसे पहले आपके अमाशय पे जाता है, और अमाशय को क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। और अमाशय में जब भोजन रहता है तो एसिडिक माध्यम होता है पूरा। जब तक भोजन मुख से आप लेते हैं तो लार्व में एसिडिक होती है, क्योंकि जीवाणुओं का काम क्या, जीवाणुओं को मारने का काम क्या होता है, एसिड का होता है। तो अमाशय में जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो किसकी भित्ति में उपस्थित होती हैं, तो पेट, मतलब कि अमाशय भी लिख के आ सकता है आपके ऑप्शन में। तो सही करेंगे आप दूसरा वाले ऑप्शन को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प के प्रजनन भाग को क्या कहते हैं। जो पुष्प के भाग अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पर प्रजनन भाग जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एक पुंकेसर होता है, एक अंडप होता है। पुंकेसर से अंडप जब मिलते हैं तब प्रजनन होता है। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है। देखिए पादप ऊतक से 2 क्वेश्चन आपके एक ही सेट में पूछे गए थे, तो आपको पादप ऊतक को अच्छे से पढ़ना है। मृद ऊतक, जाइलम, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो हिंदी वाले अपना अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्रेनकाइमा, ये सब आपको हिंदी में लिखे हुए मिलेंगे वहाँ पर, और इंग्लिश में आप देख सकते हैं। तो स्थूल कोण ऊतक जिसे हम लोग कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ये क्या करता है, पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल किसकी एसआई इकाई है? बताइए पास्कल किसकी है? संवेग, ऊर्जा, दाब या फिर बल? तो इसका सही ऑप्शन होगा दाब। दाब की इकाई जो होती है पास्कल होती है, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पानी का अपेक्षित आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा है, और काफ़ी बार ये पूछा जाता है पानी का और भारी जल का, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए फार्मूला होता है H2O, इसका आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो H का देखिए द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1 होता है। 1 इसका परमाणु संख्या भी होती है और द्रव्यमान संख्या भी होती है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 होता है। तब आप लोग निकालिए 1 और 16, कहीं कहीं पर आपको दे भी देगा और कहीं कहीं पर नहीं भी देता। इसके पहले वाला हमने साइंस का वीडियो कराया था तो वहाँ पर उसने दे दिया था, यहाँ पर नहीं दिया है। तो H2O है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, इसका 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, और ये होता है 16। तो टोटल ये बनता है आणविक द्रव्यमान इसका 18 बनता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, 18 यूनिट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। लेकिन कहीं कहीं पर आपसे भारी जल का पूछता है। भारी जल का फार्मूला होता है D2O, D2O होता है, और डी के यहाँ पर हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, और उसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ठीक है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, और यहाँ पर 2 ड्यूटेरियम है तो 4 हो जाएगी, और ऑक्सीजन की होती है 16 द्रव्यमान संख्या, तो भारी जल का 20 बनता है। याद रखिएगा भारी जल का 20 होगा, लेकिन साधारण जल की बात करेंगे तो 18 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद कर लेना है कि पानी से 2 ज़्यादा होता है भारी जल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवास सारणी में प्राकृतिक रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैसें हैं? आपने नोबल गैसें देखी होंगी, तो नोबल गैसें जब आप देखते हैं आवास सारणी में तो कहाँ पर रखी गई हैं? सबसे लास्ट में रखी गई हैं, शून्य ग्रुप की बात करेंगे वहाँ पर रखी गई हैं। तो कितनी है, इन 4 ऑप्शन में देख के बताइए। सही ऑप्शन होगा 6 हैं। कौन कौन सी है? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जीनान है और रेडान है। ये आपके 6 जो हैं वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली नोबल गैसें हैं, ठीक है। इनको आप लोग याद रखिएगा, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान, ठीक है। ये आपको याद होनी ही चाहिए। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु कब तैरती है? आप पानी पे कोई वस्तु को तैराना चाहते हैं तो कब तैरेगी? चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके पास समय है 4 से 5 सेकंड का, आराम से पढ़िए। ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं इसलिए समय आप ले सकते हैं। किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे? तो सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होता है, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तभी तो तैरेगी। अगर वस्तु घनत्व ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगी। इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अक्सर घुमाने का प्रयास करता है, इसका ज़्यादा कर देता है उसका कम कर देता है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तु का घनत्व हमेशा कम होगा तभी वो ऊपर तैरेगी। किसी भी चीज़ में आपको कोई भी वस्तु को तैरानी है तो जो तैर रही है उसका घनत्व जो होगा हमेशा कम होगा। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्षय वाली अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, संयोजन, अपचयन या फिर अपघटन। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए हाइड्रोजन क्षय हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन अपक्रिया होगी। ये बात आपको याद रखनी है। एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, इससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए रिएक्शन को आप लोग देखिए, आंसर के में आप लोग आंसर देख सकते हैं। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। एक रिएक्शन आपको दिखाते हैं, जैसे कि H2S है, इसकी हमने रिएक्शन करा दी, क्लोरीन से एक रिएक्शन करा दी है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सल्फर और प्लस HCl बनेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया, सल्फर ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है, तो हाइड्रोजन का क्षय हुआ ना, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्लोरीन को यहाँ पर देखिए, क्लोरीन ने H को ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया है, तो इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये एक रेडॉक्स अपक्रिया है, जिससे मैंने दोनों आपको समझाने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन जब जुड़े तब ऑक्सीडेशन हो,
हाइड्रोजन हट भी कहीं पर रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। सही वाला ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन होगा, जब हाइड्रोजन हटेगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है। बाह्य परजीवी मतलब अगर आपके शरीर में एंटर करे या किसी के शरीर में एंटर करें तो आंतरिक परजीवी हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर से आक्रमण करता है तो वो बाह्य परजीवी होगा। देखिए फीता कृमि, हुकवर्म और जीवाणु। तो जीवाणु आपके शरीर में जब इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, ये भोजन के माध्यम से किसी और माध्यम से, तब जाकर कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। लेकिन आपसे पूछा है बाह्य परजीवी, तो सही ऑप्शन होगा मच्छर। आपको मच्छर जो होता है बाहर से काटता है ना, तो ये बाह्य परजीवी है। आपके मच्छर मुंह के अंदर चला जाएगा तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना आपको बाहर से करता है, तो ये बाह्य परजीवी का एक उदाहरण है। जबकि फीता कृमि, हुकवर्म और जीवाणु जो हैं ये आंतरिक परजीवी में आते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दांतों का बाहरी आवरण है। जो दांतों का आवरण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। मसूड़ा, त्वचा, हाथी दांत, एनेमल। बताइए किसे कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, एनेमल कहते हैं। ये सबसे मजबूत पार्ट होता है, पूरे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है। दांत का बाहरी आवरण जिसे हम लोग कहते हैं एनेमल। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस से काफी मजबूत होता है। सही ऑप्शन होगा इसका ए वाला ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन है, एक कमाईदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो उसका कौन सा हिस्सा खींचता है। रबड़ बैंड, कुंडलित स्प्रिंग, प्रत्यास्थ धागा या फिर नायलॉन बॉन्ड। बताइए, आपने कमाईदार तुला देखा है। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते। देखिए ये देखिए कमाईदार तुला है। जब आप नीचे यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, कोई चीज़ को टांगने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर अंदर एक स्प्रिंग होती है, कुंडलित स्प्रिंग, मतलब कि इस प्रकार से कुंडलित स्प्रिंग होती है, उस पर खिंचाव पड़ता है तो आपको वेट बताता है कितना वेट इसका है। यहाँ पर देखिए खांचे बने हुए हैं ना, तो उस खांचे से जितना नीचे ये आ जाता है उतना ये वेट आपको बताता है। तो यहाँ पर एक कुंडलित स्प्रिंग इसके अंदर होती है, एक कमाईदार तुला है, मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो अब आप लोग देखिए 4 ऑप्शन में सिलेक्ट करिए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। कमाईदार तुला में जब कोई बल लगाया जाता है तो कुंडलित स्प्रिंग जो उसकी होती है वही हिस्सा खींचता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी वाला ऑप्शन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी, 1928 में की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जब पेनिसिलिन की खोज कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो उन्होंने एक पेट्री नामक डिश थी उनकी, तो रख करके चले गए थे काफ़ी दिनों के लिए। जब लौट करके वहाँ पर पेट्री डिश को देखा तो उसके अंदर फफूंद लग गई थी। एक डिश थी पेट्री डिश, तो फफूंद लग गई थी, और जहाँ जहाँ उसके फफूंद लगी उसके आसपास के जितने बैक्टीरिया थे वो मरे पड़े थे। तो फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सोचा कि जहाँ पर फफूंद लगी है वहाँ पर के बैक्टीरिया मर गए, तो इसका मतलब कि हम फफूंद से एंटीबायोटिक दवा बना सकते हैं, जीवाणुओं के लिए दवा बना सकते हैं फफूंद से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। पेनिसिलिन जो आपकी बनी है वो फफूंद से बनी है, याद रखिएगा। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है। थायराइड जो आपके गले में होती है, तो इसको कौन नियंत्रित करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयोडीन या फिर फास्फोरस। तो सही ऑप्शन होगा आयोडीन। आप सभी को मालूम है आयोडीन कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है जो कि थायराइड ग्रंथि में ही होता है। तो आयोडीन ये नियंत्रित करने वाला खनिज है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। आपको मालूम है चंद्रमा पहले पूरा होता है, फिर थोड़ा कम होता है, फिर थोड़ा कम होता है, ऐसे ऐसे कह के अमावस्या के दिन जो होता है चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। तो पूर्णिमा को अगर आपने पहला दिन माना है तो अमावस्या उसके 15 दिन बाद पड़ेगी। तो 15वें दिन जो होता है चंद्रमा अदृश्य हो जाता है। जब अदृश्य हो जाएगा फिर धीरे से निकलेगा, फिर 15 दिन में पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई पड़ता है। और जैसे पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई पड़ेगा तो 15 दिन बाद 15 दिन में पूरा दिखाई पड़ता है और 15 दिन में घटता है। तो 1 महीने का पूरा पीरियड होता है। एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष जब होता है, जब चांद शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पूर्णिमा होता है, और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन जो होता है अमावस्या होता है। देखिए पूर्णिमा को भारतीय संस्कृति में काफ़ी अच्छा माना गया है। और त्यौहार भी आपने जाना होगा,
आपने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो जो हिंदी महीनों के नाम हैं, तो चैत की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पड़ती है आपकी हनुमान जयंती, और बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उस पर पड़ती बुद्ध जयंती। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा त्यौहार पूर्णिमा के दिन नहीं पड़ता है। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देता है, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती, गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन और एक दिवाली दे देगा। तो दीपावली जो है अमावस्या के दिन पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे हनुमान जयंती की, बुद्ध जयंती की, एक व्रत सावित्री होती है, गुरु पूर्णिमा होती है, रक्षाबंधन होता है, पुष्कर मेला होता है, होली होती है आपकी, ये सब आपकी पूर्णिमा के दिन पड़ती हैं। तो पूर्णिमा का भी महत्व है। पूर्णिमा के दिन पूरा रूप से चांद जो होता है आपको दिखाई पड़ता है, और अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल से छुप जाता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार पड़ता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन। 28 नंबर क्वेश्चन है, फिनप्थलीन को किसमें मिलाने पर गुलाबी रंग हो जाता है? जल में, लवड़ी, विलयन में, अम्ल में, क्षार में? प्रयास करिए बताने का। गुलाबी रंग या फिर कहीं कहीं पर आपको रेड भी लिखा मिलेगा, वैसे गुलाबी इसका सही होता है। तो कहाँ पर आप मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे गुलाबी रंग हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए ये महत्वपूर्ण इंडिकेटर है, जैसे लिटमस पेपर आपका हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनप्थलीन हो गया, ये 3 को आपको याद रखना है। अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ले रहे हैं उसे एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं उसे आप बेसिक में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, बाकी आप बेसिक में डालेंगे इसे तो नो कलर चेंज होगा, ठीक है। लिटमस पेपर की बात हो गई है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज अगर आप इंडिकेटर लेते हैं, सूचक लेते हैं, उसको आप एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, बेसिक में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, और न्यूट्रल अगर विलयन कोई होगा, उदासीन विलयन होगा तो उसमें ऑरेंज कलर का शो करेगा। फिनप्थलीन की बात करते हैं जो आपके प्रश्न में पूछा गया है, फिनप्थलीन को अगर आप एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो रंगहीन सोल्यूशन देता है, ठीक है। अगर फिनप्थलीन को आप बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका रंग चेंज होकर के रेड कलर हो जाता है, रेड हो जाता है, या फिर आप यहाँ पर पिंक लिख सकते हैं, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। दोनों आपके एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी रेड आपसे लिखता है, लेकिन अधिकतर आपके एग्जाम में पिंक पूछता है। तो पिंक हो जाता है कब? फिनप्थलीन को जब बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो क्या सही करेंगे आप? ये देखिए आपका क्वेश्चन है, तो क्या सही करेंगे आप? यहाँ पर क्षार सही करेंगे, बेसिक। फिनप्थलीन को बेसिक या फिर क्षार में मिलाने पर गुलाबी रंग शो करता है या फिर रेड रंग शो करता है? तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमने आपसे पिछले वाले वीडियो में पूछा था और काफी लोगों ने सही जवाब इसका दिया। असंगत की आपको पहचान करनी है, असंगत चुनिए आप लोग इसमें से। मूली, गाजर, आलू, टमाटर। देखिए मूली की बात करें, गाजर की बात करें और आलू की बात करें, ये सभी तीनों जो होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है। और टमाटर जो होता है ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसका सही वाला ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। टमाटर ऊपर होता है और मूली, गाजर, आलू जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। तो असंगत कौन सा इसमें से? टमाटर इसका सही ऑप्शन होगा। आज का देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जंगली पत्ता गोभी से उत्पन्न नहीं होता है? आपने गोभी देखी होगी, तो गोभी कई प्रकार की होती है, तो इसमें से आपको बताना है जो गोभी से उत्पन्न नहीं होता है वो कौन सा है। मूली, ब्रोकली, गांठ गोभी और करम साग, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। तो समझ में आपको आ रहा होगा कि मूली का कोई भी संबंध नहीं है पत्ता गोभी से। ब्रोकली भी आपको देखी होगी आपने, गोभी जैसे दिखती है। गांठ गोभी, करम साग, ये सभी आपकी पत्ता गोभी जैसी होती है, लेकिन मूली जो होती है बिल्कुल चेंज होती है। तो हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। मैंने 30 क्वेश्चन में से कम आपको 45 क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। जिस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे उतने बनाने के प्रयास किए हैं। जैसे घुमा करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसे बताने का हमने प्रयास भी किया है। तो आपने इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है? अगर आपका स्कोर 21 से 25 के बीच में है, इसका मतलब आपने तैयारी बढ़िया की है और आप एग्जाम के लिए बढ़िया तैयारी के साथ जा रहे हैं। अगर आप 25 प्लस के रहे हैं तो आपकी साइंस बहुत अच्छी है। आपका मीडियम जो होगा वो साइंस साइड से आप होंगे तो आप 25 से अधिक सही कर सकते हैं, या फिर 30 में 30 भी सही कर सकते हैं। जितना भी आपका स्कोर हुआ उससे कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम आपको ढेर सारे इसी प्रकार की सीरीज कराने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमने आपको कराई है, फिर से आपके लिए स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, इसको आप लोग को जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण
अधातुओं में नहीं होता है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो बताइए तननशीलता, अनुनादी, आघातवर्धनीयता या फिर इनमें से सभी। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा गुण अधातुओं में नहीं होता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे तब इस प्रश्न की चर्चा करेंगे और इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। वैसे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 2 में आपसे मुलाकात होगी।